Okay, so today we are going to cover the November's current affair. So primarily लाइट से टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ हैवी नहीं है. वन इज जो कल का एक टॉपिक रह गया था, इलेक्शन कमीशन रिलीजेस द डेटा ऑफ 2024 लोकसभा इलेक्शंस. मेजरली इट इज अबाउट यूजेज, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शंस उस सबको लेके आप डिफरेंट जगह कोट कर सकते हैं और थोड़ा अपने इलेक्टोरल प्रोसेस का डेटा हमारे पास होना चाहिए. सारा रट्टा नहीं मानना है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो याद कर लीजिएगा. क्या देन 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट की गई थी संजीव खन्ना साहब की. देन प्रोसेस क्या है, जजेस की अपॉइंटमेंट या फिर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का. क्या देन देर इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिंगल लाइनर करंट अफेयर है, नए संजय साहब की अपॉइंटमेंट बेसिकली जीसी मुर्मू की जगह पर. ठीक है, तो जो टिट्स बिट्स स्टेट टाइप का करंट अफेयर है, पर्सन टू बी अपॉइंटेड, हुज हु, उससे रिलेटेड. देन दिस इज फॉर मेंस पर्पस. जो हमने बात की थी इससे पहले 3 रिपोर्ट हम कवर कर चुके हैं अबाउट पंचायती राज परफॉर्मेंस, अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, और अब कैग की रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ओवर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो इससे हमें म्युनिसिपैलिटी की पावर एंड फंक्शनैलिटी का पता लग जाएगा. लार्जली इट इज अबाउट मेंस पर्पस. देन कम्स रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल. सो बीएनएस के अंदर एक प्रोविजन है और उस प्रोविजन के थ्रू जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में बंद हैं, अगर उन्होंने जितनी भी उनके क्राइम में मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट हो सकती है, अगर उसका हाफ या 1/3 अंडर ट्रायल रहते हुए ही जेल में काट लिया है, तो उनको बेल का ऑटोमेटिक राइट होगा. ये हम डिस्कस कर लेंगे. अमित शाह जी ने काफी इसको लेके प्रचार भी किया था, बल्कि ये कहा था 26 जनवरी को अब कोई भी अंडर ट्रायल जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है वो जेल में नहीं रहेगा. 26 जनवरी को काफी लोग छोड़े गए थे. देन सुप्रीम कोर्ट, ये तो सिंपल एक लाइन का करंट अफेयर है. सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रेम्बल वर एडेड बाय अमेंडमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओके, रेज योर हैंड. कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. Word secular and socialist were added to the Indian preamble by which amendment? Which one, sir? 40 सेकेंड यार, अभी तो दिया ना पर्ची आपको, इमरजेंसी पीरियड. ओके, अच्छा, रेज योर हैंड अगेन. 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? पॉलिटिक हुई नहीं है क्या आप लोगों की अभी? मना कर दो, यही सेफेस्ट है. कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे लास्ट पीरियड? हाँ जी. ओके, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, लाउडर. डेमोक्रेसी. तो पहले क्या था? डिक्टेटरशिप. अच्छा, पहले क्या था? मोनार्की. एनीवन. हाँ जी, बहुत अच्छे. पहले क्या था? डोमिनियन स्टेटस. इंटीग्रिटी. प्लीज याद कीजिए, अभी याद कीजिए यार, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है ना स्टेट लेवल पे. कितनी रिपीटेडली पूछा गया. आजादी के बाद से ही पूछ रहे हैं. जब ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब भी पूछते थे, यकीन करो. प्लीज लिख, चलिए इसके साथ कर लेंगे. अभी याद कर लीजिए, क्यों बार बार लिखना है? लिख तो लिया 2-3 बार कहीं ना कहीं आपने. सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल में, 42nd अमेंडमेंट, और कोई अमेंडमेंट ही नहीं है. और इसके थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, दैट वाज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. अब कुछ लोगों को देश में खुजली रहती है कुछ ना कुछ कि भाई सेक्युलर वर्ड हटा दो, सोशलिस्ट हटा दो एंड ऑल दैट थिंग्स. पिटीशन पहले भी कई बार फाइल हुई है. अब क्योंकि एक जजमेंट आ गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब सेटिलिटी पे है, बार बार ये पिटीशंस नहीं आएंगी, तो ये था कि इन वर्ड्स को ड्रॉप कर दिया जाए. अमेंडमेंट के थ्रू आई थी, कुछ टेक्निकल रीजन उठा लिए उन्होंने, पिटीशन खारिज कर दी गई है और सॉवरन और सोशलिस्ट वर्ड प्रेम्बल के अंदर अपहेल्ड कर दिए गए. बस एक लाइन में करंट अफेयर है, यही कवर हो जाएगा. कहीं भी कहीं पूछ लें कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है इसके बारे में, या फिर आप मेंस में लिख रहे हो तो एक लाइन कोट कर देंगे प्रेम्बल के बारे में. क्लियर? ओके. यस, एग्जैक्टली अजीतेश. इंटीग्रिटी. शाका लाका बूम बूम का कहना है कि आवाज नहीं आ रही है. बाकी लोग कंफर्म करें आवाज आ रही है नहीं आ रही है.
अब जो नाम है वही लेंगे भाई, लिखा है यहाँ पे, शकालाका बूम बूम आवाज आ रही है। ओके, बाकी सबको आ रही है, वो शकालाका को नहीं आ रही है। प्लीज आपके एंड पे कुछ है उसको ठीक करें। ओके ओके ओके, चलिए वी स्टार्ट विद इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा रिलीज किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी और वो सब डेटा जनता तक पहुंच सके, है ना, अकाउंटेबिलिटी, वो सारे मेजर के लिए करते हैं। प्लीज स्टार्ट राइटिंग और बड़े क्रिस्प फॉर्म में लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टर्स, सो देर आर नंबर आपके सामने 97 करोड़ 97 लाख 51,847। कैसे याद रखेंगे? 97 97 याद कर लीजिए, 97 या फिर एक डिजिट याद कर लीजिए। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स इन दिस कंट्री। इंक्रीज छोड़ दीजिए, वो तो इंक्रीज होना ही होना है। एंड प्लीज राइट 64.64 करोड़ वोट वर कास्ट। तो अच्छा यार, डिजिट हमारे हक में याद करने के लिए 97 97 याद कर लीजिए और 64.64 याद कर लीजिए। लगभग 97 करोड़ लोग रजिस्टर्ड वोटर हैं। कितनों ने वोट किया? 64 करोड़ ने, अगर आप राउंड फिगर में याद करना चाहते हैं। ओके, देन अगर यहां पे 2019 को कंपेयर करना तो लिख लीजिए 61 करोड़ ने वोट किया था, इस बार 64 करोड़ ने वोट किया। दैट्स व्हाई वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए फर्दर, जस्ट अगेन याद रखना हो तो धुबरी आसाम सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट है। धुबरी आसाम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 92.3% वोटर टर्नआउट है। मतलब जितने भी रजिस्टर्ड वोटर थे उनके 92% केम टू वोट और कास्ट देयर वोट। फर्दर श्रीनगर JNK लोएस्ट 38.7%। जी, सबसे ज्यादा धुबरी आसाम में हुआ। पूरे देश में लोएस्ट है, 2019 के मुकाबले हाई जंप है। 2019 में जस्ट इमेजिन सिर्फ 14% वोट हुआ था। वही बाइकॉट एंड ऑल दैट चलता रहता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का। ओके, नोटा के बारे में आप वोट्स मत लिखिए, सिंपल लिख लीजिए 0.99% नोटा पोल हुआ है। 0.99% नोटा पोल हुआ है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन। क्या है नोटा ऑप्शन? प्लीज एनीवन? जी, दिस इज रादर नॉट राइट टू चूज ओनली, राइट टू रिजेक्ट एज वेल। साल 2013 से हम नोटा का एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुके हैं। सो यहां पर अब हमें राइट टू चूज ही नहीं है, राइट टू रिजेक्ट भी है कि जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, बीट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, बीट इंडिपेंडेंट, आई रिजेक्ट ऑल, कोई काबिल नहीं है। तो इज अबाउट राइट टू रिजेक्ट एज वेल। क्लियर? सो 0.99% ओवरऑल वोट का नोटा पोल हुआ है। सबसे ज्यादा सूरत में पोल हुआ है, जो अनकंटेस्टेड भी थी बाय द वे। चलिए उसकी पॉलिटिक्स की कहानी उसको छोड़ते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट लग रहे हैं, अगर किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर सबसे ज्यादा वोट नोटा को पोल हो जाए, मतलब कैंडिडेट्स को नहीं मिले सबसे ज्यादा वोट, तो इट विल बी री इलेक्शन। री इलेक्शन। एनीवन? एनीवन? नथिंग हैपेंस। अगर किसी कैंडिडेट को, क्योंकि हमारे यहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हाईएस्ट वोट टेकर शैल विन। अगर हाईएस्ट वोट टेकर ही नोटा है और मैंने भी कहा राइट टू रिजेक्ट, सब रिजेक्ट हो गए, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द इलेक्शन रिजल्ट? एनीवन? हाँ जी, यहां से चलिए 50 नहीं, अगर 75% नोटा पोल हो गया तो, 80% नोटा पोल हो गया तो 85 बी वॉट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टिल द पर्सन हु इज द हाईएस्ट वोट टेकर शैल विन। तो आप ये समझ के चल रहे हैं अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे, अभी रीइलेक्शन नहीं होगा सर। क्लियर? हो सकता है 10 साल बाद 12 साल बाद हम ऐसा कुछ कर दें। अभी सिर्फ इसका एक सिंबॉलिक यूज है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा डरें कि यार इतना खराब कैंडिडेट भी नहीं देना है कि नोटा इतना ज्यादा पोल हो रहा है। और सोचो अगर ऐसा हो जाए, अभी तक हुआ नहीं है कि सबसे ज्यादा नोटा ही पोल हो गया,
तो यार वो जाया कैसे करेगा लोकसभा? मतलब वहां पे अगर भगवंत मान जैसे लोग हैं, नाश मार देंगे उसका, ताने दे दे के। गेट माई पॉइंट? तो इस तरह का एक मॉरल प्रेशर है। अभी री इलेक्शन वाला पॉइंट आप मत लिखिएगा, क्लियर है? चलिए फर्दर प्लीज राइट। नहीं, इसको बिल्कुल मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। हाँ, ये लिखिए 40 पोलिंग स्टेशन पे रिपोल हुआ है। 40 पोलिंग स्टेशन पे रिपोल हुआ है। किसी ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है उन्होंने, डिफरेंट रीजंस। ठीक है। हाँ, 2019 में 540 पोलिंग, अच्छा मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कह रहा हूं, पोलिंग स्टेशन कह रहा हूं। ठीक है, डिफरेंट पोलिंग स्टेशन, कुछ भी गड़बड़ी हो गई, मशीनरी ने फंक्शन नहीं किया एंड ऑल दैट थिंग। क्या हुआ? 2019 में 540 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल हुआ था, दोबारा से पोलिंग करानी पड़ी थी। तो माइनर फैक्ट है, याद कीजिए, आगे चले, कोई बड़ी बात नहीं। लिख लीजिए नॉमिनेशन 12,459, 12,000 याद रख लीजिएगा। नॉमिनेशन फाइल किए गए। कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? 540, 543 और 545? और +2 ये कौन सी है बिना इलेक्शन, कौन सी? मैनू दसो, मैनू नहीं पता, उन्होंने पता। हाँ दसो यार। सुनो, इतना कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, सुनिए समझिए इस बात को। पहले हम ऐसे याद करते थे कि 543 + 2, these are elected seats, and 2, the president may nominate 2 members from Anglo-Indian community if president feels के लोकसभा में एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्लियर? पहली बात तो तब भी ऑप्शनल था, शेल नहीं था वर्ड। मान लो कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बंदा जीत के ही आ गया तो रिप्रेजेंटेशन हो गई। डेरेक ओब्रायन साहब जीत के आ गए थे तो नॉमिनेशन हुई नहीं 2 साल कि हो तो गया रिप्रेजेंटेशन। बट नाउ मैटर ऑफ फैक्ट क्या है, दैट विद द अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट 2020 में की गई है। क्लियर? इस प्रोविजन को अब लैप्स कर दिया गया है। एक्चुअल में अंडर आर्टिकल 334 ये जो प्रोविजन थी 10 साल के लिए थी। हर 10 साल पे थ्रू एन अमेंडमेंट हम इसको आगे बढ़ाते चले आ रहे थे। तो 2020 में जब ये अमेंडमेंट किया गया तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए आगे कर दिया गया। 2030 में आप फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन जब यही चीज लिखनी थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में तो वहां कुछ नहीं लिखा गया, तो बाय दैट अमेंडमेंट इफेक्ट इट इज लैप्स्ड। तो अब आपका आंसर होना चाहिए 543, ऑल आर इलेक्टेड। क्लियर है यहां तक? ओके, देन 12,000 से ज्यादा नॉमिनेशंस हैं इसके बारे में। और एक बस फैक्ट लिख लीजिए, मलकानगिरी तेलंगाना, एक सीट पे 114 नॉमिनेशंस फाइल किए गए थे। क्लियर? चलिए, लोएस्ट डिब्रूगढ़ असम, सिर्फ 3 नॉमिनेशन थे। यहां पे मैं एक्सक्लूडिंग सूरत क्यों लिख रहा हूं, तो यहीं पे लिख लीजिए सूरत अनकंटेस्टेड विन हुआ। सूरत सीट अनकंटेस्टेड रही है। क्या? ओके, फर्दर कम, विमेन के बारे में लिख लीजिए। आप नंबर लिखना चाहें लिख सकते हैं कितने वोटर हैं, बट परसेंटेज में याद कर लीजिए 48.62% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स आर फीमेल वोटर्स। ओके, पिछले साल से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल इलेक्टर्स, दैट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी में ओवरऑल जो वोटर शेयर है उसमें फीमेल लीड कर रही है, मेजॉरिटी में 53% फीमेल वोटर है। एंड देन केरल 51%। डन डन। चलिए स्टेट वाइज देख लीजिए कंटेस्टेंट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फीमेल कंटेस्टेंट ने इलेक्शन फाइट किया था, 111।
बस महाराष्ट्र तक लिख लीजिए, यूपी यूपी कोई नहीं पूछेगा आपसे, मतलब बस आपको याद रहे कि सबसे ज्यादा कहां पर फीमेल कंटेस्टेंट थी, क्या? ओके, देन ये छोड़ दीजिए, वोटर टर्नआउट, ट्रांसजेंडर, ये लिख लीजिएगा। थर्ड जेंडर के बारे में लिख लीजिए आप कहीं पे ना, थर्ड जेंडर अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इलेक्टर्स का नंबर रोज हुआ है दैट 23.5%। ओके, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, हाँ जी, परसेंटेज याद कर लीजिए और वोटर टर्नआउट जरूर कर लीजिएगा। 27% वोटर टर्नआउट है। पीडब्ल्यूडी की जरूरत नहीं है। फीमेल के साथ एक चीज लिखिए, ओके, रेज योर हैंड अगेन। हाउ मेनी विमेन कंटेस्टेंट वॉन द इलेक्शन? इस वक्त लोकसभा में कितनी फीमेल एमपीज हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड क्विकली। एनीवन, एनीवन? नो आइडिया एट ऑल? 11? एनीवन? तो कवर किया था पॉलिटी के अंदर हमने। गेस, प्लीज डू राइट, प्लीज राइट। 74 विमेन एमपीज लोकसभा। कितनी लिखो? 2019 78। सो दिस इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर सिंस इंडिपेंडेंस। 2019 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा विमेन एमपी जीत के आई थी, 78 विमेन एमपीज, और उससे 4 शॉट रह गया 2024 में। अभी 74 विमेन एमपीज हैं आपके लोकसभा के अंदर। सो दिस अमाउंट्स अराउंड 13% रिप्रेजेंटेशन। 13% ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का वैसे डेटा लिख लीजिए 14%। ग्लोबल एवरेज लिखिए नेशनल असेंबलीज के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी नेशनल असेंबलीज है, वहां पर ग्लोबल एवरेज क्या है लिखिए 26%। तो हम ग्लोबल एवरेज से बहुत बिलो हैं, हाफ पे खड़े हैं अभी। 26। मैं नेशनल असेंबलीज का डेटा दे रहा हूं, लोकल का नहीं। क्लियर है यहां तक? ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये जरूर याद रखना आप, डिफरेंट जगह कोट करने का काम आ जाएगा। चलिए, पीडब्ल्यूडी की जरूरत नहीं है। सूरत अनकंटेस्टेड, इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए। हाँ जी, मत याद करो यार उसको, कोई फायदा नहीं है, तो मैंने रिपोर्ट से उठा लिया। चलिए, लास्टली द 18th लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट। ये हालांकि पॉलिटी के वक्त हमने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। 7 फेज इलेक्शन, 44 डेज का टोटल शेड्यूल, 11 अप्रैल टू 2 मई। दिस इज इररिलेवेंट, बस 44 दिन याद रख लीजिए, इतने दिन इलेक्शन चलते हैं। 7 फेज में इलेक्शन हुआ था। देन दिस इज द लॉन्गेस्ट इलेक्शन पीरियड टिल नाउ। वोटर्स आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 74 विमेन एमपी आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। 13% रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। क्या? ओके, व्हाट इज द इलेक्शन रिजल्ट, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। ओके, सो बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि 375 तो सिर्फ बीजेपी की आएंगी और बाकी अलायंस के लिए सिर्फ 25 सीट छोड़ी थी। तो बहुत चला ये नारा, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट टोटली अप अगेंस्ट ओनली 240 एमपीज टू बीजेपी, and this is short of majority. That's why in newspaper we read many articles that India has returned to true coalition. Coalition तो पहले भी था भाई, 2019 में भी तो एनडीए तो तब भी था। बट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रू coalition? क्योंकि 2019 के इलेक्शन में अकेले बीजेपी को 303 सीट थी, 303 सीट्स दे हैव। कितनी सीट चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए? 272, this is the magical number. The absolute majority 543 का, more than half. Clear? So ultimately खुद इन्हीं के पास यार 303 सीट आ गई, तो इनको अपने किसी अलाई की वजह से जरूरत ही नहीं थी। सारे अलाई छोड़ के चले जाते तो अकेली पार्टी अपने दम पे सरकार चला लेती, लेकिन स्टिल इन्होंने अलायंस बरकरार रखा था, तो था तो वो भी कॉलिशन गवर्नमेंट। बट हम उसको ट्रू कॉलिशन क्यों नहीं कहते हैं कि एक पार्टी की मेजॉरिटी है, अपनी मनमर्जी कर सकते हो। ट्रू कॉलिशन जहां किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट पे आपकी सरकार
टिकी हुई है। क्लियर यहां तक? वोट शेयर भी लिख लीजिए 36.6% और 2019 में 37.3%। यार आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज का कोई बड़ा फर्क नहीं आया, सीट का कितना ह्यूज फर्क है, बिकॉज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देन यू कम टू एनडीए अलायंस को इस वक्त हैं 293 एमपीज। तो सोचिए 2019 में अकेले बीजेपी के पास 303 एमपीज थे, अब पूरे एनडीए के पास भी 300 नहीं है, 400 पार की बात तो भूल जाइए। वोटिंग परसेंटेज इनके पास है 43.6% का। In 2019 election, they were having brute majority, 353 MPs they were enjoying, the NDA alliance. Come to INC, जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इस बार 99 पे आउट हुए हैं, सेंचुरी पूरी हुई नहीं है, एंड दे आर हैविंग 21% वोट ओनली। हाँ, 2019 के मामले या मुकाबले परफॉर्मेंस सुधरी है, 52 MPs they were having. क्लियर यहां तक? देन वी कम टू इंडिया ब्लॉक, जो यूपीए से इंडिया अलायंस अपोजिशन ने क्रिएट किया था। नाउ दे आर हैविंग 234 MPs एंड दे आर हैविंग 36.7% वोट। अगर इसी इंडिया अलायंस को आप अर्लियर यूपीए मान लें तो फिर इनके पास 91 सीट्स थी। नाउ दे आर हैविंग 234 MPs। बस डेटा याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं कोट करने का काम आ जाएगा। ओके, एनडीए पॉलिटिकल अलायंस में कौन कौन सी पार्टी है, इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं मैं। एनडीए अलायंस में बीजेपी के साथ और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं? बिहार गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी बताओ। एनडीए अलायंस में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके दम पे सरकार टिकी हुई है? एग्जैक्टली, जेडीयू लेड बाय नीतीश बाबू। क्लियर? और दूसरी? हाँ, आंध्र प्रदेश कौन सी है? एग्जैक्टली, टीडीपी। यार मीम वीम नहीं देखते क्या वो? वैसे इलेक्शन के तुरंत बाद क्या हुआ, पहले तो क्या था कि बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगता था कि नीतीश की सियासत को खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल अलायंस है बिहार के अंदर भी बीजेपी और जेडीयू का, पलटू राम कह देते हैं इनको। फिर इनके एमपी आ गए 12 एमपी, इनकी सपोर्ट से ही सरकार बननी थी। तो फिर वो मीम नहीं देखते, आपके मेलोनी मैम ने फोन किया है मोदी जी को कि ये नीतीश कुमार कौन है, पूछ रहा है ब्याह होगा तुम्हारा। मतलब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस उतना उनका बढ़ चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए खैर, ये तो मीम की बात हुई। इंडिया अलायंस में कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं? कांग्रेस 99 सीट्स और टीएमसी, गुड, हाँ हाँ हैं। वो कहते थे बंगाल में नहीं है, बाकी जगह पर रहेंगे। अखिलेश सबसे बड़ी पार्टी, 37 डैम एमपीज दे आर हैविंग, समाजवादी पार्टी। तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स की मैं खुद मानता हूं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। प्लीज डू राइट इंपॉर्टेंट फैक्ट। एनडीए अलायंस बीजेपी कितनी सीट्स हैं? 240 लिखिए। इसी के अंदर टीडीपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन एनडीए, तेलुगु देशम पार्टी। एग्जैक्टली, 16 एमपी। देन जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड लेड बाय नीतीश बाबू, कितनी सीट्स? 12। और लिखना है तो एक लिख लो, शिवसेना, चर्चा में रहता है भाई, ठीक है? तो शिवसेना 7 सीट्स। टीडीपी की 16 सीट्स, जनता दल यूनाइटेड की 12 सीट्स, और फिर शिवसेना लिख लीजिए। एकनाथ शिंदे ग्रुप वो लिख लीजिएगा, एकनाथ शिंदे 7 सीट्स। बस एलजेपी लिख लो अगर लिखना है तो, रामविलास 5। इतना याद मत करना, सिर्फ लिखवा दे रहा हूं, ठीक है? पहली अगर 3 याद है तो काम चल जाएगा। आगे लिखें इंडिया ब्लॉक, उसकी फुल फॉर्म भी लिखें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस।
इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, INC 99 सीट्स, समाजवादी पार्टी 37 सीट्स, TMC तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी 29 सीट्स, DMK स्टालिन 22 सीट्स, तमिलनाडु। देन शिवसेना, अब यहां भी शिवसेना आ गई, लेकिन ये कौन सी है? UBT, उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप। सो 9 सीट्स दे आर हैविंग। अब इसके अलावा तो फिर देयर आर ह्यूज लिस्ट है ना, 40 पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है, किसी की 1 सीट, किसी की 2 सीट, किसी की 0 सीट, वो सब नहीं देखना। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, चलिए। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन नवंबर, संजीव खन्ना साहब। ओके यार, एक तो पर्सन इन न्यूज याद कर लीजिएगा। ओके, देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रोसीजर। ओके, रेज हैंड। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज? रेज हैंड। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज? ये क्या हो रहा है? ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे? रेज हैंड। देखिए, आप लोगों से गुजारिश ये कि अगर आपकी पॉलिटी हो चुकी है तो प्लीज रिवाइज, फिर करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आई एम ऑलरेडी वेरी स्लो नाउ, पहली क्लास के मुकाबले में बहुत स्लो हो चुका हूं। तो अभी तक मैं ये उम्मीद करके आया था कि आपकी पॉलिटी आती है तो मुझे बेसिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा करंट अफेयर और शायद उस करंट अफेयर को और एलिवेट करके डील कर जाऊंगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स ही भूल रहे हैं तो फिर करंट अफेयर विल बी ऑफ नो यूज एट ऑल। तो प्लीज गुजारिश ये कि थोड़ा सा अपनी पॉलिटी को एक क्विक रिवीजन दे दीजिए। अगर हमें ये नहीं पता है क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट की भी जज की अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो बेसिक ही क्लियर नहीं है फिर तो हवा में रह जाएंगे हम लोग। तो एक मौका है, कनेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अगेन क्या है यार विशाल, बताओ। ठीक है। Worked as a 5-year judge, 10 year। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज। ओके, अब लिखो मत, सीधा याद करो। कितनी बड़ी बात है इसको याद कर लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट। देन 3 क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन क्या है यार? सिंपल देसी याद करो। 5 साल दा जज कितने? हाई कोर्ट लेवल ते। जो सुप्रीम कोर्ट होगा फिर लगन दी लोड़ आ। 10 साल दा वकील कितने? हाई कोर्ट लेवल ते एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ। 5 साल दा जज, 10 साल दा वकील, एमिनेंट जूरिस्ट। 5 साल दा जज, 10 साल दा वकील, एमिनेंट जूरिस्ट। गल खत्म हुई। कितना का औखा है? तो सरकारी स्कूल की तरह रिपीट करो आफ्टर मी। 5 साल दा जज, सारे के सारे। 10 साल दा एमिनेंट जूरिस्ट। 5 साल दा, 10 साल दा एमिनेंट जूरिस्ट। कल मैं फिर सुनूंगा। क्लियर है यहां तक? जो मर्जी रट के आओ, कट्टो कट एक चीज आज आपा याद कर लेनी यार। फेवरेट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल में मल्टीपल टाइम पूछते हैं वो, ये बहुत स्टैटिक, बहुत बेसिक पूछ लेंगे, उसी पे हम मिस्टेक ना करें। चलिए कट शॉर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कोलिजियम विलिजियम पिछले भी करंट अफेयर में देख चुके हैं। नाउ इट इज अबाउट एलिवेशन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ इट कम्स टू that single criteria, single qualification to become Chief Justice of India is the senior most judge of the Supreme Court. And seniority is dependent उसने कितने साल Supreme Court में सर्व किया है। तो seniority is not as per the age, seniority as per the length of service in the Supreme Court. क्या? और ज्यादातर सरकारी जॉब में ये होता है कि जिस मंथ में आपका बर्थ है उसके लास्ट डेट पे रिटायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जज को उसके बर्थ डेट पे ही रिटायर कर देते हैं। तो DY चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए और उनकी जगह आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना।
हल्का सा इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस पहले किस किस में इन्वॉल्व रहे थे। 370 के एब्रोगेशन का जो केस आया था उसमें इन्होंने इसकी लीगैलिटी को सपोर्ट किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो स्ट्रक डाउन की गई थी उसमें भी ये जनाब बैठे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस जिसमें माइनॉरिटी स्टेटस काफी हद तक एएमयू के हक में है, उसमें भी ये जनाब थे। देन इलेक्शन के अंदर ईवीएम का सपोर्ट भी इन्होंने किया है अपनी जजमेंट के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट इनके काम क्या थे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, सीनियरिटी क्राइटेरिया हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, वो सब हम कर चुके हैं। नाउ याद रह जाएगा कौन है और ये कौन से नंबर के हैं? 51st। जितना हमने डिस्कस किया याद है? एक और चीज अगर कहीं बाय चांस पूछ लें, देखिए होता यह है रिटायरिंग जज अगले जज का नाम प्रपोज करके जाएगा प्रेसिडेंट को। तो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में अगर आप और टेक्निकली देखना चाहें तो लॉ मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है कि एट एप्रोप्रिएट टाइम, कोई टाइम फिक्स नहीं है, मतलब जब आपके करंट चीफ रिटायर होने वाले हों उसके आसपास किसी एक एप्रोप्रिएट टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिक्वायरमेंट आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि सर आप नेक्स्ट चीफ का नाम सजेस्ट कर दीजिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रोटोकॉल सीनियर मोस्ट जज का नाम सजेस्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट को एंड नेक्स्ट सीजेआई विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है यहां तक? याद रह जाएगी ये चीज। तो क्वालिफिकेशन क्या है सीजेआई बनने की? ओ जज है ऑलरेडी, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा सब? रवायत है सर, एवरीथिंग शुड बी गो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। हर चीज का एक हमने तरीका बनाया हुआ है। अगर सीनियर मोस्ट को करना भी है तो भी पेपर वर्क तो होगा, तो पेपर वर्क हमने ये रखा हुआ है। ओके जैसे हमारे साथी ने पूछा कि क्या ये बाइंडिंग इफेक्ट रखता है? सर ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और इंडिया में ये कन्वेंशन 2 बार ब्रेक हो चुकी है। हिंदुस्तान ने वो तारीख भी देखी है जब जस्टिस एएन रॉय को 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस लगाया गया था। इंदिरा गांधी मैम ने ब्रेक किया था ये, और तीनों जजेस ने इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर दिया था। उसके बाद एक बेग साहब का भी एग्जांपल मिलता है जब उनको सुपरसीड किया गया था, मतलब जो बीच के सीनियर जज थे सुपर। तो बाइंडिंग नहीं है। अदरवाइज इन 2 एग्जांपल के अलावा आपको कोई और एग्जांपल नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब इस सबको, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो भी जाए बाई चांस तो इसके लिए हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रूल नहीं है। क्लियर? टॉस वॉस करके देख लेंगे फिर जो इलेक्शंस में होता है। प्रोटोकॉल नहीं है। क्या जितना हमने डिस्कस किया याद रह जाएगा? ठीक है, अब ये सब भूल जाना, काट दो, कुछ मत याद रखो। लिखना शुरू करो। 16 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल 2025, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, suggested to the president the name of next CJI to be sworn in. सो 2 दिन पहले नया नाम सजेस्ट हो चुका है, जो सारा प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर रहे थे। क्या है नाम? जस्टिस BR गवई। तो अच्छे टीचर से पढ़ने का यही फायदा होता है कि फ्यूचर में होने वाला करंट अफेयर भी वो पढ़ा देते हैं। तो ये करंट अफेयर अभी बना नहीं है, कब बनेगा? जब 13 मई को सिटिंग चीफ जस्टिस रिटायर होंगे। तो 13-14 मई को ये फिर से हाईलाइट होगा, फिर से BR गवई के बारे में आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तब अपडेट कर लीजिएगा। प्लीज डू राइट। चलता रहेगा, उस जितने केसेस चलते रहेंगे, एक दिन पहले भी चलता रहता है। लिखिए।
जस्टिस खन्ना, लिख लो एक बार, विल रिटायर एट 13th May. B.R. Gavi will be 52nd Chief Justice of India. 52nd Chief Justice of India. अब क्योंकि लिटरेचर में सब लिखा जाएगा और लिखा भी जा चुका है तो लिख लीजिए, ही इज ओनली सेकंड जज, ओनली सेकंड जज. मैं बी आर गवई की बात कर रहा हूं. बी आर गवई साहब इज ओनली सेकंड जज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी. Anyone who was the first chief belonging to scheduled caste community? Exactly, sir. Please write. First was K.G. Balakrishnan. K.G. Balakrishnan. Please do write. B.R. Gavai will have 6-month tenure. 6-month tenure. जस्ट अब लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिए. इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें बी आर गवई साहब रहे थे. अब देखिए सारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठते हैं, तो ज्यादातर इनके पास इंपॉर्टेंट केसेस लगते ही लगते हैं. ठीक है, लिख लीजिए 370 केस. आर्टिकल 370 केस क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस. इलेक्टोरल बॉन्ड केस में भी ये थे. डीमोनेटाइजेशन, जो डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज किया गया था. सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट. ऑल्सो जजमेंट रिलेटेड टू डिमोलिशन ड्राइव. डिमोलिशन ड्राइव, ये जो बुलडोजर से घर वर तोड़ देते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि 15 दिन का मैंडेटरी नोटिस होना चाहिए, उस बेंच के अंदर भी ये था. क्या? सो बस इतना याद कर लीजिए. कहीं बॉक्स में लिख लो. वैसे ही इनके बाद सीनियरिटी में कौन आ रहा है, अब ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, पर लिख लो क्योंकि मैं गूगल सर्च करके आया हूं. तो लिखो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत. ये आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ही बेंच से एलिवेट हुए हैं. देन विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ, विक्रमनाथ. एंड देन यू राइट इंपॉर्टेंट नेम, मैडम जस्टिस बीवी नागरत्ना. बीवी नागरत्ना. बीवी पंजाबियों, नागा रत्ना साउथ इंडियन नेम है, रत्ना नहीं है, TH से लिखिएगा. बीवी नागरत्ना. तो ये कुछ नहीं, हायरार्की सिर्फ इसलिए लिखाई है क्योंकि हमें मैडम जस्टिस बीवी नागरत्ना तक पहुंचना है. इनके साथ हाईलाइट करके लिख लीजिए, शी विल बी द एग्जैक्टली first women chief justice in India. First woman chief justice in India. Clear? चलिए, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, स्टेट्स में ना कई बार ये करते हैं शरारत इस तरह की कि जो रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, खासकर अगर पेपर से 2-3 महीने पहले कोई अपॉइंटमेंट हो रही हो ना, वो पूछ लेते हैं लोग. और 1-2 क्वेश्चन इतने खराब बनाए कि नंबर भी पूछ लिया. जैसे कि स्टेटमेंट डाल देंगे कि आपके बी आर गवई साहब 50th चीफ जस्टिस हैं कि 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, के लिख देंगे 52nd. तो अगर हो सके, हालांकि मैं बिलीव नहीं करता हूं इतने माइन्यूट वर्क में, अगर हो सके तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का थोड़ा थोड़ा नंबर याद कर लीजिएगा. कई बार स्टेट में परेशान करते हैं वो. क्लियर? चलिए छोड़ दीजिए उसको. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बस एक लाइन में खत्म कीजिए. सीनियर IAS के संजय मूर्ति. और लिख लीजिए 1989 हिमाचल काडर. 1989 इज द सीनियर मोस्ट बैच. इस साल में जितनी भी अपॉइंटमेंट आप देख रहे हैं वो 1989 की है. अगले साल 1990 वाला सीनियर मोस्ट हो जाएगा. बीन अपॉइंटेड एज कैग एंड ही रिप्लेस्ड GC मुर्मू. बस पर्सन इन न्यूज याद करना है और कुछ नहीं. बट एक बार थोड़ा सा कैग रिवाइज कर ही लेते हैं. क्वालिफिकेशन क्या है?
लिखना मत कुछ, आपके पास सब कुछ है। क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, फंक्शन, 4 चीजें बता दीजिए। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? रेज योर हैंड। ओके, रेज योर हैंड। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आप ऐसे ही मेरा साथ नहीं देंगे तो इतने घटिया सवाल पूछूंगा कि शर्म से मर जाओगे। हाँ जी, लाउडर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Okay, please understand. Constitution is silent upon the qualification. Generally, the person is IAS. बट ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जनरली हम फॉलो करते हैं कि IAS को ही हम अपॉइंट करेंगे एज कैग। IRS वालों ने तो लिख के तक सरकार से रिक्वेस्ट की है, भाई हमें भेजो, ये ऑडिट वॉडिट का काम है, हम रेवेन्यू में रहे, हमें पता है, नहीं कर रहे हैं। IAS लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो नहीं जा रहे हैं दे उसको अपने हाथ से। क्लियर यहां तक? ओके, देन यू कम टू अपॉइंटमेंट by the president upon the advice of council of minister, appointments committee of the cabinet. Okay, move. What is the removal process? Same in a manner, supreme court judge is removed, plain and simple. Function बता दीजिए थोड़ा सा। Only audit, वो एक अलग तरीका कहने का, that comptroller is misnomer in India, बट फिर ये भी कहना सही नहीं है कि only audit. ओके, रेज योर हैंड। कौन सी 3 रिपोर्ट्स हैं जो ये प्रिपेयर करते हैं और प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं? 3 रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय कैग एंड सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। 2 बता दो। ठीक है, हाँ जी। PSUs और ओके 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 ओके। रिपोर्ट ऑन appropriation account, report on finance account and report on PSUs. What are these 2? सेंटर और स्टेट के सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट के, दिस इज एप्रोप्रिएशन मींस एक्सपेंडिचर साइड, फाइनेंस मींस इनकम साइड, इन सब का ऑडिट करेंगे। सेंटर का भी यही करेंगे, स्टेट का भी यही करेंगे। रेलवे मिनिस्ट्री ने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, जो भी बजटरी एलोकेशन उसे आया था कि वंदे भारत के लिए इतने करोड़ ले लो, नई पटरियों के लिए इतने ले लो, सैलरी के लिए इतना ले लो, पेंशन के लिए इतना ले लो, उस सब एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेंगे। और फिर रेलवे कमा भी तो रही है, फ्राइट कॉरिडोर, पैसेंजर भाड़ा, उस सब के थ्रू कितनी इनकम हुई है उसका भी ऑडिट करेंगे और फिर रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे देंगे प्रेसिडेंट साहब। क्या PSUs क्योंकि देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल प्लेस रखती हैं, इसलिए PSU के एक्सपेंडिचर और इनकम की अलग से रिपोर्ट तैयार करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट भी जाएगी किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जैसा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, इट इज नॉट मियर ऑडिटिंग, क्योंकि इनके पास ऑडिटिंग की भी पावर्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे ये इकोनॉमिक प्रूडेंस भी चेक कर सकते हैं। और फिर अगला ही करंट अफेयर हमारा आ जाता है इससे रिलेटेड, दैट CAG's performance audit report on 74th Constitutional Amendment Act, a new current affair. देखिए कई जगहों पर ये करते हैं कि प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे में ही चले गए कि फ्यूचर में रेलवे का ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ह्यूज हो रही है, तो रेलवे से इतना सामान जाएगा, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेलवे में इतने लोग ट्रैवल करेंगे। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, आप कितना प्रिपेयर हैं फ्यूचर चैलेंज से डील, उसकी भी रिपोर्ट दे देंगे। और फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दे देते हैं। मतलब एक बार तो हंगामा हो गया था कुछ साल पहले, जब कैग ने ये रिपोर्ट कर दिया था कि डिफेंस के पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो सिर्फ 10 डे वॉर के लिए है। जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो गोला बारूद डिफेंस के पास पड़ा है, आर्मी के पास, उससे सिर्फ 10 दिन की वॉर लड़ सकते हैं। 11वें दिन कहते वही रोड़े मारूंगे खड़ के। तो बाद में गवर्नमेंट ने बड़ा डिफेंस किया कि भाई आपको सारा कुछ नहीं बताया, बाकी बैकएंड में जो हम कैग को नहीं रिपोर्ट देते हैं हमने रखा हुआ है अपना। तो परफॉर्मेंस प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। अब किसकी रिपोर्ट दी इन्होंने?
सो दिया है म्युनिसिपैलिटीज के ऊपर। अगेन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है मेंस में कोट कीजिए डेटा, अथॉरिटी कोट कीजिए। क्लियर यहां तक? ओके, स्टार्ट विद लिखना शुरू कीजिए। ये सब तो आपको पता ही है कि 1992 में अमेंडमेंट हुई। ओके, रेज ए हैंड। 74th अमेंडमेंट 1992 provides constitutional status to municipalities. Which part and schedule were added? Raise your hand. Raise your hand. Which part and schedule were added? Which part and schedule were added? And schedule 12. Very good. Schedule 12 के अंदर कितने टॉपिक हैं? हेमप्रीत जी, शेड्यूल 9 नहीं ऐड हुआ था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। शेड्यूल 12 18 टॉपिक्स हैं। तो जैसे हमने पहले पंचायत के अंदर पढ़ा है कि शेड्यूल 11 में कितने टॉपिक हैं? 29 टॉपिक्स हैं जो डिवॉल्व किए जा सकते हैं पंचायतों के लिए। लेकिन कौन डिवॉल्व करेगा? स्टेट लॉ। और ऐसे ही पार्ट शेड्यूल 12 के अंदर 18 टॉपिक हैं जो डिवॉल्व किए जा सकते हैं टुवर्ड्स दी म्युनिसिपैलिटीज। कौन डिवॉल्व करेगा? स्टेट लॉ। क्लियर है यहां तक? अब उसी के ऊपर सारी रिपोर्ट डिपेंडेंट करती है। प्लीज डू राइट दैट ओनली 4 फंक्शंस आर फुली डिवॉल्व अक्रॉस 18 स्टेट्स। सारे स्टेट का सर्वे नहीं है, कुछ स्टेट का सर्वे। प्लीज राइट 4 फंक्शंस बीन फुली डिवॉल्व। कौन कौन से हैं? प्लीज डू राइट। बरियल ग्राउंड्स, पब्लिक एमिनिटीज, prevention of cruelty to animals, prevention of cruelty to animals, regulation of slaughterhouses, regulation of slaughterhouses, burial grounds, kabargah. I repeat, burial grounds, public amenities, then prevention of cruelty to animals and regulation of slaughterhouses. Further, do you write that 18 states have devolved 17 out of 18 topics. Further, you write 9 states have devolved all 18 topics. नौ राज्यों ने 18 के 18 टॉपिक म्युनिसिपैलिटीज को दे दिए। प्लीज डू राइट कौन कौन से स्टेट हैं। रट्टा नहीं मानना, सिर्फ आपको एक याद रखना, पंजाब। ऑल 18 टॉपिक्स बीन डिवॉल्व। लिखिए पंजाब। बाकी सिर्फ मैं नोट्स पर्पज से लिखा रहा हूं, रट्टा नहीं मानना। हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा। अब यहां पर रुककर एक बात बताइए कि अगर इन 9 राज्यों ने 18 के 18 फंक्शन डिवॉल्व कर दिए हैं, तो हमने एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये क्यों लिखा है कि सिर्फ 4 फंक्शन है जो फुली डिवॉल्व हुए हैं। एग्जैक्टली। तो सर पंचायती राज में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोल्यूशन एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिवोल्यूशन। तो जैसे पंजाब ने मान लीजिए 18 टॉपिक दे तो दिए म्युनिसिपैलिटीज को, बट अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक चेक बहुत ज्यादा है। जैसे म्युनिसिपल, जहां पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर एक म्युनिसिपल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। जहां पे भी म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर सीईओ या ईओ अपॉइंट किया जाएगा जो ब्यूरोक्रेट होता है। म्युनिसिपल कमिश्नर तो होते ही आईएएस हैं। क्या? तो म्युनिसिपैलिटी के पास या काउंसिल के पास इतनी पावर नहीं है जितनी पावर है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। मतलब ऐसा कुछ रूल बना देंगे कि काउंसिल कोई 10,000 तक का प्रोजेक्ट तो अपने खुद डिसीजन मेकिंग से एग्जीक्यूट कर सकती है,
लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का खर्चा उनको करना है तो म्युनिसिपल कमिश्नर के काउंटर साइन चाहिए। तो आपने फंक्शन इफेक्टिवली डिवॉल्व नहीं किया। इफेक्टिवली डिवोल्यूशन सिर्फ 4 फंक्शन का, तो डिवोल्यूशन के बाद भी ब्यूरोक्रेटिक चेक इज देयर, जिससे डिवोल्यूशन इफेक्टिव नहीं है। क्लियर है यहां तक? प्लीज डू राइट फिजिकल हेल्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, municipalities generate only 32% generates only 32% of their own revenue। सिर्फ 32% अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेस्ट के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन स्टेट। तो प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं इनके पास। जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं अचीव कर सकती है। देन प्लीज further write human resource challenge, simply very less staff। further ठीक है, वही मैन पावर शॉर्टेज। एक और चीज लिख लीजिए, ट्रेंड मैन पावर शॉर्टेज। अगर मैन पावर भी है तो ट्रेंड नहीं है। टू राइट विमेन रिजर्वेशन, 6 स्टेट्स, बस इतना लिख लीजिए, 6 स्टेट्स रिजर्व 50% सीट्स फॉर वुमेन। ओके, कितना मैंडेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 1/3 मैंडेट है, तो 6 स्टेट में ओवर एंड बजा के 50% कर दिया गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखिए वार्ड डिलिमिटेशन। ओनली 4 states have empowered the state election commission for ward delimitation, namely Himachal, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu। हिमाचल, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका मतलब बाकी जगहों पे क्या हो रहा है यार? बाकी जगहों पे वार्ड डिलिमिटेशन की पावर किसके पास है? वो खुद स्टेट के पास है। स्टेट खुद ही वार्ड की डिलिमिटेशन कर रहा है। वार्ड डिलिमिटेशन से मेरा मतलब क्या है? एनीवन? देखिए, सारे शहर को एमसी इलेक्शन के लिए वार्ड्स में बांट दिया जाता है, तो वार्ड के अंदर कौन कौन से मोहल्ले आएंगे ये डिसाइड करने का सिर्फ 4 राज्यों में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो इंडिपेंडेंटली करेगा। बाकी राज्यों में खुद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आती है जेरीमैंडरिंग की। एनीवन, व्हाट इज जेरीमैंडरिंग? जेरीमैंडरिंग दिस टर्म इज रिलेटेड टू यूएस वैसे, पर जेरीमैंडरिंग होती है जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन कर रहे हो और उसमें अपने वोट बैंक के हिसाब से आप डिलिमिटेशन कर दो कि यार ये 4 मोहल्ले हैं, ये हमारा वोट बैंक है, चलो इनको एक वार्ड में डाल देते हैं। जो हमारा एंटी वोट बैंक है उसको अलग अलग वार्ड में बखेर दीजिए आप। तो स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए खुद अपने पास पावर रखे बैठी है कि वार्ड डिलिमिटेशन हम खुद करेंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, फर्दर यू गो, ओनली 5 स्टेट्स जहां पर डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन है। इसके अलावा सभी स्टेट में मेयर का इनडायरेक्ट इलेक्शन। स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, हरियाणा भी है। प्लीज डू राइट रिफॉर्म्स। व्हाट आर द रिफॉर्म्स सजेस्टेड? कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन एवरी 5 years। कैसे कंडक्ट नहीं हो पाते हैं? हमने यूपी का एग्जांपल किया था, मैटर सब्सिडाइज कर दिया पॉलिसी बना के। देन प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश की जाए ताकि अर्बन स्प्रॉल ना हो सके। अर्बन स्प्रॉल से मतलब हमारा ये है यार, हमारे यहां जो भी अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है। जो हमारे यहाँ शहर बन रहे हैं बहुत ज्यादा प्लान्ड सिटीज नहीं है, तो शहर धीरे धीरे अपने आसपास के गांव को अपने में समेटता चला जाता है। वही कि 5 साल पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, अब वहां गुलमोहर सोसाइटी बनी हुई है, अब वहां कोई शॉपिंग प्लाजा है। तो फिर हर सिटी के अंदर एक प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए जो अर्बन स्प्रॉल को चेक कर सके। देन यू कम टू स्टेट फाइनेंस कमीशन को एम्पावर किया जाए। क्यों? क्योंकि ये है रिकमेंडेटरी बॉडी।
under Article 243I. It's a constitutional authority but recommendatory. तो स्टेट की मर्जी होती है कि इनकी रिकमेंडेशन को माने या ना माने, इनको एक्स्ट्रा पावर दी जाए ताकि म्युनिसिपैलिटीज की फिस्कल मैनेजमेंट को हम ऑगमेंट कर सकें. देन बजटिंग के बारे में कि यार यूएलबीज को खासकर, यूएलबी से अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, तो इनको अपनी बजटिंग के लिए साइंटिफिक और रियलिस्टिक बजट बनाना चाहिए. बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज बजटिंग ही बहुत खराब करते हैं, अनाप शनाप खर्चे कर रहे हैं. एंड फाइनली रिसोर्स एलोकेशन, टाइमली रिलीज ऑफ ग्रांट टू यूएलबीज, एंड देन डेलीगेट पावर फॉर रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर टू द यूएलबीज. क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसमें बार बार देखो क्या होता है ना, इवन रिपोर्ट्स तक में बात यहीं रह जाती है. तो कैक रिपोर्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इंश्योर टाइमली रिलीज ऑफ ग्रांट टू द यूएलबीज. सर इतने सालों से आप ये प्रपोज कर रहे हैं, ग्रांट तो ट्रांसफर हो नहीं रही है. तो प्लीज बार बार वही कहूंगा, पेपर के अंदर अगर आप ये लिख रहे हैं तो राइट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कि म्युनिसिपैलिटीज को एंटरप्रेन्योरल मेजर्स लेने चाहिए. हमने जब क्लास कर रहे थे तो एग्जाम्पल किया था, राइट, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रही है इसी बिल्डिंग से कुछ मीटर दूर, तो उसके थ्रू रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं. क्लियर यहां तक? कम्युनिटी सेंटर्स बना दीजिए, उनको किराए पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए. तो बजाय इसके कि पंचायतें या म्युनिसिपैलिटीज सिर्फ स्टेट की तरफ देखते रहे कि यार हमें कुछ ग्रांट दे दीजिए, रहमो करम पे डिपेंड रहे, खुद के एडवेंचर शुरू किए जाएं जिससे म्युनिसिपैलिटीज को रिसोर्स जनरेट. क्लियर यहां तक? ओके, मूव टू रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल. यार ये भी थोड़ा सा ना मेंस पर्पस के लिए और प्री में भी पूछा जा सकता है. द प्रोविजन, कुछ डेटा और दो फैक्ट बस. सबसे पहले ओके, अंडर ट्रायल क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय अंडर ट्रायल? जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगा उसको अरेस्ट किया और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया. दो तरह की कस्टडी होती है, एक है पुलिस कस्टडी जिसमें बंदा लॉकअप में बंद है, दूसरा है जुडिशियल कस्टडी जिसमें पर्सन जेल में भेज दिया गया. अब जब तक उसका केस चल रहा है, लेकिन अगर वो जेल में है तो उसको कहेंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर. क्लियर? हाँ, इस दौरान वो बेल ले सकता है. तो या तो बंदा बेल पे बाहर आ जाए, या बेल नहीं मिल रही है तो जेल में रहेगा. बेल क्यों डिनाई होती है? कि भाई अगर बाहर जाएगा तो विक्टिम को हरास कर सकता है, उसकी फैमिली को हरास कर सकता है, या फिर एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकता है, या भागी ना जाए, तो उसको रखते हैं जेल के अंदर. लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडियन प्रिजन के अंदर अंडर ट्रायल का रेशियो बहुत हाई है. एनीवन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अंडर ट्रायल? जितने भी जेलों में बंद हैं, एक नू कहते हैं पक्के कैदी, एक नू कहते हैं अंडर ट्रायल. 70% अंडर ट्रायल. एनीवन? एनीवन? इतना नहीं है यार. ऑनलाइन एनीवन? 47%. इसको ना उल्टा कर लो, शाकला का बूम बूम. ओके ओके ओके, कम टू दिस 75.8%. एंड दिस इज वेरी हाई रेट. प्रॉब्लम एक और है सर, कि हम जो अपने जुडिशियल सिस्टम में एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो ये है दैट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. ऐसे ही होता है मैम. इसका मतलब यह है कि जब तक किसी पे आरोप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित ना हो जाए तब तक उसको इनोसेंट ही माना जाएगा. तो सर अगर हमारा फिलोसफिकल ग्राउंड ये है तो हमारे एक्शंस क्या हैं? इसका मतलब अगर मैं उस फिलॉसफी से चल रहा हूं तो इन सब अंडर ट्रायल पे अभी इनके एलिगेशन प्रूव तो नहीं हुए, इसका मतलब वो इनोसेंट है. इसका मतलब हमारी जेलों में 75% जो लोग बंद हैं वो इनोसेंट है. क्या हम ये कहना चाह रहे हैं जस्टिस सिस्टम है कि प्यूनिटिव सिस्टम है? गेट माय पॉइंट? और फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है सर इस सबसे रिलेटेड. क्या प्रॉब्लम आती है? हाई ऑक्यूपेंसी रेट. तो जेलों में एक फैक्ट लिख लीजिए, नहीं इसमें नहीं होगा, 131% ऑक्यूपेंसी रेट है. मतलब जहां 100 लोग होने चाहिए वहां पे 131 लोग रह रहे हैं. ओवर क्राउडेड जेल, ओवर क्राउडेड जेल.
उसकी वजह से जेल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम है, आप उतना सैनिटेशन, आप उतना हाइजीन कंडीशन, खाना वो सब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इंडियन जेल्स आर पैथेटिक। क्लियर है यहां तक? ओके, आप कुछ डेटा लिख लीजिए सर। अब ये सब नंबर वंबर आप चाहो तो लिख लो, बट इतना रट्टा मारना होता नहीं है, ठीक है? अगर अंदाजे के लिए खिला के यार 5,73,000 लोग जेलों में पड़े हैं, ठीक है, मट्टा मत मारिएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस में वो इस दिशा में आते हैं तो कुछ पॉइंट लिखिए यहां से प्लीज। देखिए क्या बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर। विक्टिमाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी, यूएस की बहुत सारी एजेंसीज जब ह्यूमन राइट रिपोर्ट निकालते हैं तो इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स यहां पर नहीं है। वो सब ऐसे डेटा से निकाल के लेके आते हैं। प्लीज डू राइट दैट 19.3% of under trials, 19.3% are Muslim, 4.7% Sikh, जबकि इनकी पॉपुलेशन शेयर क्या है तो मुस्लिम्स के लिए लिखिए 14.2% एंड सिख 8.7%। 2011 सेंसस डेटा है। तो जो टोटल पॉपुलेशन का शेयर है जब आप कंपेयर करते हैं कि अंडर ट्रायल के शेयर में, वो ज्यादा है क्या? फर्दर 20.9% belong to scheduled caste and 9.3% to scheduled tribe, जबकि पॉपुलेशन शेयर क्या है? अगेन एज पर 2011 सेंसस 16.6% scheduled caste and 8.6% scheduled tribe। ये सब छोड़ दीजिए, इधर आइए, एक और फैक्ट लिखें दैट 65.2% of under trial were either illiterate or having education up to 10th only। तो जाहिर सी बात है कौन है? रिसोर्सलेस पर्सन्स। 59% आपके अंडर ट्रायल्स आर इन 6 स्टेट्स, कॉलिंग यूपी सबसे ज्यादा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, छोटी सी स्टेट, एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? एनी डाउट? अब ये सब करंट अफेयर में क्यों है? 2 लाइन में याद कर लेंगे। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन 479 ऐड किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज इन करंट अफेयर। और इसके इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही थी यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा कि हम फाइल्स प्रोसेस कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, सिर्फ 2 लाइन में लिखेंगे। एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय 436A ऑफ सीआरपीसी। ये साल 2005 में ऐड किया गया था सीआरपीसी के अंदर। सिंपल बात ये कहते हैं, समझ लीजिए एक बार, कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसको अपने केस के अंदर जितना मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट हो सकता है, अगर उसका हाफ या उससे ज्यादा उसने अंडर ट्रायल रहते हुए ही काट लिया है, तो अब उसको एब इनिशियो बेल का राइट है। मतलब वो खुद के बेल बॉन्ड पे रिहा कर दिया जाएगा। जब उसका मैटर डिसाइड हो जाएगा तो वापस जेल ले आएंगे, अगर प्रूव हो गया तो। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है जिसमें उसको 10 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है, अब इसका केस चल रहा है बहुत सालों से, 5 साल गुजर गए सर, हाफ ऑफ सेंटेंस गुजार दिया इसने जेल में, लेकिन अंडर ट्रायल है, प्रूव हुआ नहीं है, तो 5 साल गुजारने के बाद इसको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट दिया जाएगा और खुद के बेल बॉन्ड पे रिहा होगा ये, ताकि हम एक तो अंडर ट्रायल का नंबर वो कम कर सकें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एस्टैब्लिश कर सकें, ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल से बच सकें। अब 2005 से प्रोविजन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? इंप्लीमेंटेशन की। जो जेलों में पड़े उन्हीं नहीं पता, वकीलों को नहीं पता, जेलर्स को नहीं पता, तो बस इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इसका। अब इसी सेक्शन को दोबारा से लेके आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, लेकिन एक चीज और ऐड कर दी है। क्या ऐड किया गया है?
कि सबसे पहले अगर 1/2 अपना आपने जेल में गुजार दिया फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंस, हर ऑफेंस के अंदर नहीं है, ऐसे मर्डर वर्डर में नहीं देते हैं, क्लियर, तब आपको बेल का राइट है। लेकिन एक नई चीज क्या ऐड की गई है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, पहली बार उसने जुर्म किया है, तो फिर स्पेसिफाइड ऑफेंस में अगर ये सिर्फ अपना 1/3 भी पीरियड जेल में निकाल दे, कौन सा 1/3 कह रहा हूं मैं, जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट उसको हो सकती है, उसका 1/3 भी अगर जेल में निकाल दे तो इसको अब बेल का राइट है। तो 2 स्टेप कर लें हम। एक, अगर कोई भी पर्सन हाफ ऑफ द सेंटेंस मैक्सिमम प्रोवाइडेड इन हिज ऑफेंस वो जेल में गुजारता है तो बेल का राइट है। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है उनके लिए यही पीरियड कितना है, 1/3 का। एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। क्लियर यहां तक? लिख लिया आपने? लिख लीजिए जल्दी से, लिखो, मैं लिखवाता हूं। डिटेंशन लिमिट, bail granted if the accused has undergone 1/2 of the maximum sentence, 1/2 of the maximum sentence. For specified offenses. अब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का क्या है, जिसके ऊपर कभी कोई पहले क्राइम प्रूव नहीं हुआ था, अगर इसने अपने मैक्सिमम सेंटेंस का 1/3 भी जेल में गुजार लिया तो बेल राइट। सो रिलैक्सेशन, दोज without prior conviction, so they will get a right to bail after serving 1/3 of the maximum sentence under detention. Clear? Any doubt? Any doubt? एक चीज और लिख लीजिए, सुपरिटेंडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के रूल। तो अब जेल सुपरिटेंडेंट खुद की तरफ से प्रोसीजर इनिशिएट करेंगे। मस्ट अप्लाई फॉर अक्यूज बेल आफ्टर रेलेवेंट डिटेंशन पीरियड। सुपरिटेंडेंट्स मस्ट अप्लाई फॉर द अक्यूज बेल आफ्टर रेलेवेंट डिटेंशन पीरियड। प्रॉब्लम यह है कि जेलों में जो लोग बंद हैं वो अनअवेयर हैं, इन प्रोविजंस के बारे में पता ही नहीं है कि ये भी उनका राइट है। तो अब जेल अथॉरिटीज ही इनिशिएटिव लेंगे। तो ठीक है, जेलर भी अपनी जेल खाली कराएगा, जाओ जाओ जिसको जाना है यहां से, उनका भी काम थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल एक लाइन का है, इस पर बहुत ज्यादा मत्था नहीं मारना। सो इन द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, socialist and secular word are upheld in the preamble. Okay, revise. Raise your hand. By which amendment these were added? Which amendment? 42nd amendment. और कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। गुड गुड गुड। और ज्यादा इसमें वो तो सब लिटरेचर का पार्ट है। ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, यार इसमें बहुत ज्यादा लिटरेचर करने की जरूरत नहीं है, इवेंट है बेसिकली। तो जैसे कई बार इवेंट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी अगर हम मतलब ना कवर करते, अगर ये पहली बार इंडिया में ना हो रहा होता, कोई बार पहली बार कोई चीज हो रही है तब जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो 2-4 लाइनें लिखी इसके बारे में। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस in Delhi, and it is the launch of UN International Year of Cooperatives 2025. ये जो 2025 का साल है, यूएन ने स्पेशली इसको डेडिकेट किया है, दैट इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। Further, you write that it is organized by IFCO, ICA, that is International Cooperative Alliance, and the Government of India, Amul and Kripco, Amul and Kripco.
By the way, I believe you know that Amul, Kripco, IFCO, these are the examples of cooperative themselves. है ना, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स इन इंडिया. लिख लीजिए फैक्ट, 130 साल के इतिहास में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रही है. सिर्फ यही वजह है इस इवेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए. थीम लिख लीजिए, इवेंट का एक बार थीम पूछ लेते हैं. दैट कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. और जो इंडिया में थीम चल रही है कॉपरेटिव के प्रमोशन के लिए, वो क्या है? सहकार से समृद्धि. सहकार से समृद्धि. एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? ऑल क्लियर? बस इससे ज्यादा आपको नोट्स में कुछ मिल जाएगा, पढ़ना है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, बट दैट इज मोर अबाउट कॉपरेटिव्स. पॉलिटी का पार्ट आ जाएगा वो. ओके, चलिए कंक्लूड कीजिए. ठीक है, डेटा बहुत सारा है, आप याद करेंगे और इस सबको रट्टा मत लगाइए प्लीज. 5 से 7 कोई डेटा उठाइए, उससे काम आपका चल जाएगा. जैसे कितने विमेन एमपीज हैं इस वक्त लोकसभा के अंदर? 74. दिस इज द हाईएस्ट एवर? सेकंड हाईएस्ट. सेकंड हाईएस्ट. क्या? ओके. देन इट कम टू 51st चीफ जस्टिस. कौन? संजीव खन्ना. लेकिन जल्दी नया करंट अफेयर आ जाएगा तो कौन होंगे नए चीफ जस्टिस जिनका नाम रिकमेंड हो चुका है? जस्टिस BR गवई. ओके, 6 महीने का टेन्योर होगा, शॉर्ट सही है. फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कब आएंगी? नाम क्या है? BV नागरत्ना मैम, 2027 में. ओके, क्वालिफिकेशन क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? देखो सुना करो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, अब क्योंकि वो आपने याद कर लिया और बताए बिना तुम मानोगे नहीं, तो बता दो जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है? 5 साल दा जज, 10 साल दा वकील, एमिनेंट जूरिस्ट. 5 साल दा जज, 10 साल दा वकील, एमिनेंट जूरिस्ट. गल खत्म. चलिए, कैग किन्नू अपॉइंट किया गया? क्वालिफिकेशन की होंगी है? नहीं होंगी. क्वाज नहीं होंगी. जनरली IAS. जनरली IAS. रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज. 3 रिपोर्टां ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ? In one voice, in one voice. Report on appropriation account, finance account, PSUs. PSUs. Clear? कैग ਨੂੰ अपॉइंट कौन करता? प्रेसिडेंट. एज प्लेन एज इट इज. क्लियर? चलो आगे. कैग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट. कितने परसेंट रेवेन्यू म्युनिसिपैलिटी खुद जनरेट कर रही हैं? ठीक है, याद कर लो, ज्यादा बेहतर होगा. 32%. 32%. ठीक है, इतना माइनर चलता है, होनी तो पड़ेगा, बट एक पॉइंट याद करना है आपको. ठीक है. अच्छा, 4 पॉइंट्स केड़े केड़े ने जो इफेक्टिवली डिवॉल्व हुए ने? बरियल ग्राउंड, एमिनिटीज, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, स्लॉटर हाउसेस. ठीक है. ओके 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 ओके. देन ठीक है, बाकी डेटा आप याद कर लीजिएगा. इसमें भी 5-7 पॉइंट ही उठाने हैं. रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल 75% है अंडर ट्रायल ਦਾ ਰੇਟ. BNS ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? डिटेंशन पीरियड कितना? जे हाफ कट लिया मैक्सिमम ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਲ. फर्स्ट टाइम ऑफेंडर 1/3 कट लिया ਤਾਂ भी बेल. खुद दे बेल बॉन्ड ਤੇ ਉਹਨੂੰ रिलीज कर ਦਿੱਤਾ जाऊगा. ठीक है. नाउ ग्लोबल, ठीक है, सेक्युलर वो 3-4 बार हो गया ऑलरेडी. ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस. थीम क्या है जरा याद करके बताना. इंडिया में थीम क्या चल रही है? सहकार से समृद्धि. ठीक है जी. और इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. एनी डाउट? दैट विल बी ऑल. थैंक यू.